सीताराम येचुरी के सहारे अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा आगे बढ़ेगी। उन्हें रविवार को सर्वसम्मति से माकपा का महासचिव निर्वाचित कर दिया गया। वे पार्टी में ये पद संभालने वाले 5वें नेता हैं। प्रकाश करात का युग समाप्त होने के साथ ही माकपा और भाकपा के भावी विलय पर भी येचुरी ने कहा कि ये होना ही है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 62 वर्षीय सीताराम येचुरी को माकपा की 21वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में पार्टी के सर्वोच्च पद के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। 2005 से माकपा महासचिव रहे प्रकाश करात ने ही येचुरी के नाम का प्रस्ताव रखा। येचुरी के निर्वाचन के बाद प्रकाश करात ने मीडिया को इस बारे में औपचारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने निर्विरोध महासचिव चुनने की परंपरा को बरकरार रखा है। मोदी सरकार का विरोध होगा। मुख्य एजेंडा महासचिव बनने के बाद येचुरी ने कहा कि भाजपा व उसकी नीतियों का विरोध करने का उनका मुख्य लक्ष्य है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों व हिंदुत्व के एजेंडे का भरपूर विरोध किया जाएगा, लेकिन इस अभियान में वह कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। सरकार ने ब्लैक मनी पर लगाम कसने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का नया फॉर्म जारी किया है। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नियमों में भी बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने रिटर्न भरने के नियमों को सख्त कर दिया है। ब्लैक मनी के मसले पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। अब इनकम टैक्स भरने के लिए बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, पता, IFSC कोड या ज्वाइंट अकाउंट होल्डर जैसे विवरण शामिल होंगे। साल के आखिर में टैक्स पेयर को अपने खाते में बैलेंस की भी जानकारी देनी होगी। अगर टैक्स पेयर विदेश यात्रा करता है तो उसे यात्रा पर हुए खर्च की जानकारी भी देनी होगी। नए नियम मौजूदा वित्त वर्ष 2015 से लागू होगा। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न का नया फॉर्म जारी कर ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने की कोशिश भले ही की हो, लेकिन अभी भी काले धन की वापसी का सपना देखने वाली सरकार देश में काला धन कब तक वापस आएगा, इसको लेकर शांत दिखती है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एक निजी एजेंसी के अनुसार इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की आसार है। इस साल उत्तर भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है, वहीं दक्षिण भारत में कम बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईनेट ने भविष्यवाणी की है कि इस साल मानसून 27 मई को ही दस्तक देगी, जिससे उत्तर भारत में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं अल नीनो के प्रभाव से दक्षिण भारत में बारिश कम होगी। एजेंसी के CEO जतिन सिंह ने कहा कि अल नीनो के गर्मियों के महीने तक जारी रहने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी। पिछले साल मानसून समय पर न आने से भारत में कई जगहों पर कम बारिश हुई थी, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अगर भविष्यवाणी सही हुई तो देश में अच्छी बारिश होगी और किसानों को पानी भी समय पर मिलेगा। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर PM मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। अपने बेटे की सगाई की तैयारी के लिए राधोगढ़ पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी किसान विरोधी नीतियों पर चल रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल बनाने से पहले बीजेपी ने किसी भी पार्टी से सलाह नहीं ली। दिग्विजय सिंह ने कनाडा में मोदी की तरफ से दिए गए बयान की भी निंदा की है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि किसी भी देश का प्रतिनिधि अपने देश की किसी भी पार्टी की बुराई दूसरे देश में जाकर नहीं करता। मोदी ने ऐसा करके देश का मजाक उड़ाया है। अभी तक तो आप किसी बैंक के ATM से पैसे निकाल सकते थे, लेकिन जल्द ही एक ऐसी सुविधा भी रिजर्व बैंक देने जा रहा है, जिससे कि आप किसी भी बैंक के डिपॉजिट मशीन से अपने खाते में पैसे जमा कर पाएंगे। बैंक जल्द से जल्द सभी डिपॉजिट मशीन को नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जोड़ने जा रहा है। केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर HR खान के मुताबिक ATM फिलहाल NFS सुविधा से जुड़े हुए हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव दिया है कि अब सभी कैश डिपॉजिट मशीन को भी इससे जोड़ दिया जाए। इससे कोई भी ग्राहक किसी भी बैंक की मशीन से पैसा डिपॉजिट कर पाएगा। खान के मुताबिक दैनिक ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा अतिरिक्त विकल्प लाने पर विचार किया है। दूसरे बैंक के मशीन के जरिए कैश जमा करने पर ली जाने वाली इंटरचेंज फीस के मुद्दे पर अभी बैंक आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस फीस पर फैसले के लिए RBI ने बैंकों को मंजूरी दे दी है। बैंक में कैश डिपॉजिट करने में उपभोक्ताओं को घंटों खड़े रहने पड़ते हैं। साथ ही डिपॉजिट के लिए अपने बैंक को खोजने में मशक्कत करनी पड़ती है। अब रिजर्व बैंक के इस फैसले से बैंक उपभोक्ताओं को कैश डिपॉजिट करने में काफी सुविधा होगी। भारत ने परमाणु परीक्षण के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाया है। ओडिशा के चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से भारत ने परमाणु शक्ति मजबूत करने में एक और सफलता हासिल की है। 3000 किलोमीटर मारक क्षमता वाला परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर शिविर में
किया गया। 48 टन वजनी और 16 मीटर लंबी यह मिसाइल प्रणोदक लैस मिसाइल है। अधिकारियों के अनुसार अग्नि 3 मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, जो एक रेल मोबाइल सक्षम मिसाइल है और इस मिसाइल को पूरे भारत में कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान भी मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण कर चुका है, जिसकी मारक क्षमता 1300 किलोमीटर है। उसके जवाब में भारत में 3000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण के बाद अग्नि 3 मिसाइल के सफल परीक्षण से भारतीय सेना को एक नई ताकत मिलेगी, जिससे चाइना और पाकिस्तान समेत दूसरे आतंकी देशों में भारत का खौफ जरूर बनेगा। पीएम मोदी ने भारत को यूरेनियम की पूर्ति के लिए कनाडा से समझौता किया है, जिसमें कनाडा भारत को 5 साल तक यूरेनियम सप्लाई करेगा। कनाडा ने भारत के साथ 5 साल में 3000 मीट्रिक टन यूरेनियम देने का समझौता किया है। भारत कनाडा के बीच 45 साल बाद नागरिक परमाणु ऊर्जा के लिए कोई समझौता हुआ है, जिसमें कनाडा भारत को 5 साल तक के लिए यूरेनियम सप्लाई करेगा। कनाडा भारत को 3000 मीट्रिक टन यूरेनियम सप्लाई करेगा, जिसके लिए भारत को करीब 158 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। यह सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नियमों के तहत होगी। भारत को यूरेनियम देने वाला कनाडा तीसरा देश है। फिलहाल भारत को रूस और कजाकिस्तान से यूरेनियम मिल रहा है। कनाडा ने 1970 में भारत को यूरेनियम सप्लाई करना बंद कर दिया था, जिसके 4 दशक बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को बहाल कराया है, जिसमें भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने बेतुके बोल की वजह से सुर्खियों में हैं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार के हरि की पौड़ी पर योगी आदित्यनाथ ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मंगलवार को हरिद्वार में नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश इस प्राचीन तीर्थ स्थल के लिए सुरक्षा और शुद्धता के हिसाब से उचित नहीं है और इसको रोकने के लिए संतों, तीर्थ पुरोहितों और हिंदू संगठनों को आगे आना चाहिए। आदित्यनाथ के इस बयान पर सियासी दलों की तीखी आलोचना शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से बीजेपी नेता विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी धर्म परिवर्तन को सही ठहराने और अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी कर सुर्खियों में रह चुके हैं। स्मार्टफोन पर गेम्स खेलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है और अगर आप स्मार्टफोन पर घंटों गेम खेलने का शौक रखते हैं तो इसकी लत आपको खतरे में डाल सकती है। जी हाँ, खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से है, जहां एक शख्स को अपने स्मार्टफोन पर कैंडी क्रश गेम खेलना महंगा पड़ा। खबरों की माने तो वो शख्स लगातार कई घंटों कैंडी क्रश गेम खेलता रहा और उसके अंगूठे का टिश्यू फट गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये शख्स 6 से 8 हफ्तों तक लगातार कैंडी क्रश खेलता रहा और जब अंगूठा शून्य पड़ गया तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने उसकी उंगली की सर्जरी करने के बाद जानकारी दी कि वीडियो गेम का उंगली से मांसपेशियों पर ऐसा असर होता है कि वो दर्द के कारण शून्य हो जाती है। भारत में भी स्मार्टफोन पर गेम्स खेलने की लत युवाओं में तेजी से लग रही है। उन्हें भी इस लत से दूर रहना चाहिए, वरना उन्हें भी इस खतरनाक बीमारी को झेलना पड़ सकता है। यदि आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का लगातार और ज्यादा प्रयोग करते हैं तो आप डिप्रेशन में हो सकते हैं या फिर किसी मनोरोग के शिकार। बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन सही है। जी हाँ, जानकारों की माने तो यदि आप फेसबुक पर घंटों बैठते हैं और आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और किसी और के पेज व स्टेटस धड़ाधड़ लाइक करने की आदत है, तो यह डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक फेसबुक पर दूसरों के टाइमलाइन और बनाए गए पेज पर ज्यादा जाना और उन्हें लगातार लाइक करते रहना डिप्रेशन में होने का लक्षण है, क्योंकि आप अपने अवचेतना में दूसरे के जिंदगी की अपनी लाइफ से तुलना कर रहे हैं।